स्वागत है। आज दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, लेकिन जिसके नियमों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकाश की, यानी रोशनी की। हमारे पास विज्ञान की किताब का एक अध्याय है जो प्रकाश के दो, क्या कहूँ, जादुई करतबों के बारे में है। परावर्तन और अपवर्तन। बिल्कुल। सरल भाषा में कहें तो प्रकाश किसी चीज से टकराकर लौटता कैसे है और पानी या कांच जैसी चीजों के आर पार जाते हुए मुड़ क्यों जाता है। हमारा मकसद बस इन बुनियादी नियमों को समझना है ताकि हम ये जान सकें कि शीशे, कैमरे और हमारी अपनी आंखें कैसे काम करती है। तो चलिए इस चमकदार सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, और शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। बताइए। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? हाँ, बिल्कुल, हमेशा दिखती है। या किसी स्विमिंग पूल का तल वो असल में जितना गहरा होता है उससे कम गहरा क्यों लगता है? सही बात है। इन सभी सवालों का जवाब प्रकाश के व्यवहार में ही छिपा है, जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले प्रकाश की मूल बातों पर आते हैं। हाँ। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हाँ। इन नोट्स में लिखा है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और वैक्यूम यानी खाली जगह में इसकी रफ्तार तो गजब की है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोच भी नहीं सकते। और जब इतनी तेजी से आता हुआ प्रकाश किसी चमकीली चिकनी सतह जैसे कि शीशे पर पड़ता है, हाँ। तो ज्यादातर प्रकाश वापस लौट आता है। इसी सीधे साधे करतब को हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये प्रकृति के दो बहुत ही पक्के नियमों पर चलता है। हाँ, परावर्तन के नियम। मैंने इनके बारे में पढ़ा। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही, लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ एक नियम जो है, मतलब प्रकृति ने ऐसा ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? अरे बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक रटने वाला नियम नहीं है। इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। अच्छा। जिसे न्यूनतम समय का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश एक तरह से हमेशा आलसी होता है। आलसी? हाँ, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता चुनता है। वाओ। और किसी सतह से टकरा कर जाने के लिए सबसे तेज रास्ता तभी बनता है जब आने और जाने का कोण बराबर हो। तो ये नियम असल में प्रकाश की स्मार्टनेस का नतीजा है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये कोई मनमाना नियम नहीं बल्कि एफिशिएंसी का नियम है। बिल्कुल। और दूसरा नियम? हाँ, कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, यानी सतह पर खींची गई 90 डिग्री की लाइन। हाँ, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सही। इसे ऐसे समझिए कि अगर गेंद फर्श पर सीधी टकराएगी तो वो सीधी ऊपर उछलेगी, दायां बाएं नहीं भागेगी। प्रकाश भी उसी अनुशासन का पालन करता है। इन्हीं दो सरल नियमों पर दुनिया के सारे शीशे काम करते हैं। अच्छा। अब शीशे की बात चली है तो उसमें दिखने वाली छवि यानी प्रतिबिंब की बात करते हैं। ये दो तरह की होती हैं, वास्तविक और आभासी। हाँ, इन नोट्स में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बीच का अंतर मुझे सबसे ज्यादा चकराने वाला लगा। इसमें लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें सच में एक बिंदु पर मिलती हैं। बिल्कुल। और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, जैसे सिनेमा हॉल में। और ये उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब में किरणें असल में मिलती नहीं, बस हमारा दिमाग उन्हें पीछे की तरफ खींचकर मिलाता है और हमें लगता है कि वो मिल रही हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। एक मिनट, लगता है कि मिल रही हैं, इसका असल में क्या मतलब है? हमारी आंखें इसे कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हम रोज सुबह जिस समतल दर्पण में खुद को देखते हैं वो एक आभासी प्रतिबिंब ही तो बनाता है। सही बात है। जब आप शीशे को देखते हैं तो प्रकाश की किरणें आपसे टकराकर शीशे पर जाती हैं और वहां से परावर्तित होकर आपकी आंखों में आती हैं। हाँ। आपका दिमाग बहुत सीधा साधा है। वो ये मानकर चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। अच्छा। तो वो उन लौटती हुई किरणों को शीशे के पीछे एक काल्पनिक बिंदु तक खींचता है जहां उसे लगता है ये किरणें शुरू हुई होंगी। ओके। वही काल्पनिक बिंदु आपका प्रतिबिंब है। वह असल में वहां है नहीं, इसीलिए आभासी है। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमारा दिमाग खुद बनाता है। बिल्कुल। और ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा और हमारे बराबर आकार का होता है। हाँ। इसमें एक और मजेदार बात बताई गई है, पार्श्व परिवर्तन या लैटरल इन्वर्जन। हमारा दायां हाथ शीशे में बायां दिखता है। बिल्कुल।
और इसी वजह से एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है। हाँ। ताकि आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर जब अपने शीशे में देखे तो उसे वो शब्द सीधा दिखाई दे। सोचिए, भौतिकी का एक ऐसा नियम है जो रोज जाने बचाता है। बिल्कुल। ठीक है, समतल दर्पण तो सीधा साधा है, लेकिन मजा तब शुरू होता है जब हम इस शीशे को मोड़ देते हैं। तब क्या होता है? तब हम गोलीय दर्पणों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। अगर आप एक चम्मच को देखें, हाँ। तो उसका अंदर का धसा हुआ हिस्सा अवतल दर्पण की तरह है और बाहर का उभरा हुआ हिस्सा उत्तल दर्पण की तरह। इन नोट्स में इन्हें समझाने के लिए कुछ तकनीकी शब्द हैं। ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस, ये सब एक साथ सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है। क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका है? जरूर। कल्पना कीजिए कि आपका शीशा एक बहुत बड़ी खोखली कांच की गेंद का कटा हुआ हिस्सा है। ठीक है। उस पूरी गेंद का जो केंद्र था, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा। और आपके शीशे के ठीक बीच वाले हिस्से को ध्रुव कहते हैं। हाँ। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा ही मुख्य अक्ष है। तो ये दर्पण की दुनिया का हाईवे हो गया। बिल्कुल सही। और फोकस, वो क्या है? फोकस सबसे जरूरी जगह है। जब इस हाईवे यानी मुख्य अक्ष के समानांतर बहुत सारी प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, तो वो टकरा के एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। उसी मिलन बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये दर्पण की सारी ताकत का केंद्र है। हाँ, और एक मजेदार रिश्ता है। फोकस बिंदु हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है। अच्छा। यानी फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R की ठीक आधी होती है। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि अगर किसी चीज को अवतल दर्पण के सामने अलग-अलग जगहों पे रखें तो उसकी छवि कहाँ और कैसी बनेगी? इसके लिए प्रकाश के कुछ ट्रैफिक नियम है। ट्रैफिक नियम? हाँ, जैसे एक नियम है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो टकराकर फोकस से गुजरेगी। ठीक है। दूसरा नियम इसका ठीक उल्टा है। जो किरण फोकस से होकर आएगी वो टकरा के समानांतर हो जाएगी। अच्छा। और तीसरा, जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो शीशे पर 90 डिग्री पर टकराएगी और उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। जैसे कोई सैनिक पलटकर वापस आ जाता है। बिल्कुल। इन नियमों का इस्तेमाल करके तो हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का पूरा नक्शा बना सकते हैं। हाँ। इन नोट्स में एक पूरी तालिका है। जैसे अगर कोई चीज बहुत दूर अनंत पर है तो उसकी छवि फोकस पर एक छोटे से बिंदु जैसी बनती है। वास्तविक और उल्टी। हाँ, वास्तविक और उल्टी। और जैसे जैसे आप उस चीज को शीशे के पास लाते जाते हैं उसकी छवि शीशे से दूर भागती है और बड़ी होती जाती है। लेकिन एक जादुई स्थिति आती है। हाँ, मैंने पढ़ा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बिल्कुल बीच में रख देते हैं तब क्या होता है? तब प्रतिबिंब अचानक शीशे के पीछे चला जाता है और वो बहुत बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण एक मैग्नीफाइंग मिरर की तरह काम कर सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी गुण के कारण इसके ढेरों इस्तेमाल हैं। जैसे शेविंग मिरर में चेहरा बड़ा देखने के लिए, डेंटिस्ट दांतों को बड़ा करके देखने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट में बल्ब को ठीक फोकस पर रखा जाता है ताकि उससे निकलने वाली रोशनी दर्पण से टकराकर एक शक्तिशाली सीधी बीम में बदल जाए और दूर तक जाए। हाँ। और उत्तल दर्पण यानी चम्मच का बाहरी हिस्सा, उसके बारे में क्या? उत्तल दर्पण का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है, इकट्ठा करने का नहीं। इसीलिए वो हमेशा चीजों का एक छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। तो फिर इसका क्या फायदा? चीजों को छोटा करके देखने का क्या मतलब? इसका सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा में। सुरक्षा? कैसे? गाड़ियों के साइड में जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। अच्छा। क्योंकि वो चीजों को छोटा कर देता है, इसलिए वो बहुत बड़े इलाके का दृश्य यानी फील्ड ऑफ व्यू एक छोटे से शीशे में समेट लेता है। इससे ड्राइवर को अपने पीछे की पूरी सड़क और कई गाड़ियां एक साथ दिख जाती हैं। अच्छा, इसीलिए उन शीशों पर चेतावनी लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। बिल्कुल। क्योंकि शीशा हमें धोखा दे रहा होता है, वो गाड़ियों को छोटा और दूर दिखा रहा होता है, जबकि वो होती ज्यादा पास है। बिल्कुल सही। ये भौतिकी का एक रोजमर्रा का उदाहरण है और इन सब के पीछे गणित भी है। हाँ, एक दर्पण सूत्र है 1v + 1u = 1f। और एक आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र भी है, m = -vu। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि छवि वस्तु से कितने गुना बड़ी या छोटी है और इसमें एक मजेदार कोड है। कोड? कैसा कोड? अगर मैग्निफिकेशन का मान नेगेटिव यानी ऋणात्मक आता है तो ये कोड है कि छवि वास्तविक और उल्टी बनी है। अच्छा। और अगर मान पॉजिटिव यानी
धनात्मक है तो इसका मतलब है कि छवि आभासी और सीधी है, तो माइनस का मतलब सिर्फ कम नहीं बल्कि उल्टा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो शीशे कैसे काम करते हैं ये तो हमें समझ आ गया। हाँ। लेकिन हमारी मुड़ी हुई पेंसिल का राज अभी भी नहीं खुला। नहीं। उसके लिए तो प्रकाश को पानी के अंदर जाना होगा, सिर्फ टकराकर लौटना काफी नहीं है। एकदम सही। अब हम प्रकाश के दूसरे करतब पर आते हैं, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ओके। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी में या हवा से कांच में, तो वो मुड़ जाता है। मुड़ जाता है? क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश की रफ्तार अलग-अलग होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गाड़ी सड़क से अचानक कीचड़ में उतर जाए। बेहतरीन एनालॉजी। उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और वो थोड़ी मुड़ जाएगी। बिल्कुल यही होता है। जब प्रकाश हवा, जो कि एक विरल माध्यम है, से पानी यानी सघन माध्यम में जाता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब वो पानी से वापस हवा में आता है तो रफ्तार बढ़ जाती है और वो अभिलंब से दूर हट जाता है। परावर्तन की तरह इसके भी नियम होंगे? हाँ, और इसका मुख्य नियम स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम? ये गणितीय रूप से बताता है कि प्रकाश कितना मुड़ेगा। ये हर पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, अपवर्तनांक एक तरह से किसी पदार्थ का बेंडिंग स्कोर है। बेंडिंग स्कोर? जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो प्रकाश को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा और उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। इन नोट्स में हीरे का उदाहरण दिया है, उसका अपवर्तनांक 2.42 है, जो बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से हीरा इतना चमकता है। अच्छा। प्रकाश जब हीरे के अंदर घुसता है तो वो बुरी तरह मुड़ता है और बाहर निकलने से पहले अंदर ही कई बार टकराता है। इसी वजह से उसमें वो अनोखी चमक पैदा होती है। वाह। अब इसी अपवर्तन के सिद्धांत से हमारी पेंसिल वाली पहेली सुलझती है। कैसे? पानी के अंदर पेंसिल से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब पानी से हवा में आकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो वो मुड़ जाती हैं। लेकिन हमारा दिमाग फिर वही सीधी सादी सोच लगाता है कि प्रकाश सीधा ही चला होगा। अच्छा। तो वो उन मुड़ी हुई किरणों को पीछे एक काल्पनिक बिंदु तक ले जाता है और हमें पेंसिल का डूबा हुआ हिस्सा वहां दिखाई देता है जहां वो असल में है ही नहीं। और इसीलिए वो मुड़ी हुई दिखती है? बिल्कुल। वाह, तो ये भी दिमाग का ही एक धोखा है। हाँ। ये अपवर्तन का सिद्धांत सिर्फ पेंसिल मोड़ने के काम तो नहीं आता होगा, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इस्तेमाल है लेंस में। लेंस? लेंस भी दो तरह के होते हैं, ठीक दर्पणों की तरह। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला, और अवतल लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। बिल्कुल। तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह काम करता होगा, है ना? यानी प्रकाश को इकट्ठा करने का काम। एकदम सही। उत्तल लेंस को अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये समानांतर आती प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक फोकस बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। और अवतल लेंस? लेंस उत्तल दर्पण की तरह किरणों को फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर इकट्ठा करके कागज जलाने की कोशिश करती थी। हाँ, सबने किया है ये। मुझे तब नहीं पता था कि मैं असल में एक उत्तल लेंस के फोकस बिंदु का ही इस्तेमाल कर रही थी। यह एक बेहतरीन उदाहरण है। आपने असल में सूरज का एक वास्तविक और बहुत छोटा प्रतिबिंब कागज पर बना दिया था जिसमें सूरज की सारी ऊर्जा केंद्रित थी। उत्तल लेंस का वही सिद्धांत काम करता है जो अवतल दर्पण का था। जब आप किसी चीज को उसके फोकस के अंदर रखकर देखते हैं तो यह एक बड़ी, सीधी और आभासी छवि बनाता है। यही हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है। बिल्कुल। और अवतल लेंस हमेशा एक छोटी, सीधी और आभासी छवि बनाता है, ठीक उत्तल दर्पण की तरह। सही कहा। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। क्या? लेंस की क्षमता या पावर ऑफ अ लेंस। ये शब्द हम सबने चश्मों के नंबर के साथ सुना है। हाँ, जैसे मेरा नंबर -1.5 है या किसी का +2.0 होता है। इसका क्या मतलब है? लेंस की क्षमता, जिसे डायोप्टर में मापा जाता है, असल में ये बताती है कि कोई लेंस प्रकाश को कितना मजबूती से मोड़ सकता है। अच्छा। ये फोकस दूरी का ठीक उल्टा होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, मतलब जो प्रकाश को जितना जल्दी फोकस कर देगा, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो प्लस और माइनस का क्या मतलब है? यही वही कोड है। उत्तल लेंस जो प्रकाश को इकट्ठा करता है, उसकी क्षमता हमेशा पॉजिटिव प्लस होती है। ये उन लोगों के काम आता है जिन्हें पास की चीजें देखने में दिक्कत होती है। अच्छा। और अवतल लेंस जो प्रकाश को फैलाता है, उसकी क्षमता नेगेटिव होती है।
ये दूर की नजर के चश्मों में इस्तेमाल होता है। तो जब मैं कहती हूँ कि मेरा नंबर -1.5 है, तो मैं असल में बता रही हूँ कि मैं एक अवतल लेंस इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी क्षमता 1.5 डायोप्टर है। एकदम सही। तो आज हमने प्रकाश के दो मुख्य व्यवहारों को समझा, परावर्तन यानी टकराकर लौटना और अपवर्तन यानी आर पार जाते हुए मुड़ जाना। और हमने देखा कि कैसे इन्हीं सरल नियमों से हमारे घर के शीशे, गाड़ियों के मिरर, डेंटिस्ट के औजार, मैग्नीफाइंग ग्लास और हमारे चश्मे जैसी रोजमर्रा की चीजें काम करती हैं। यह वाकई बहुत आकर्षक है कि भौतिकी के बस ये 2-3 बुनियादी सिद्धांत हमारे आसपास की दुनिया को समझने की चाबी देते हैं। हाँ। इन नोट्स ने हमें दर्पण और लेंस के मूल सिद्धांतों से तो परिचित करा दिया है, पर ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। वो क्या है? अगर ये इतने सरल नियम हैं, तो इन सरल हिस्सों को जोड़कर इंसान की आंख, एक आधुनिक डिजिटल कैमरा या हबल जैसी शक्तिशाली दूरबीन, ये जटिल उपकरण कैसे बनाए जाते हैं? सही बात है। सिद्धांत यही रहते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ सही तरीके से मिलाया जाता है, तो ये हमें सूक्ष्मतम कोशिकाओं से लेकर और वो प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाओं तक देखने की अविश्वसनीय क्षमता प्रदान करते हैं।